हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डेली चैनल में। आज हम विजन आईएएस की 4 टेस्ट सीरीज का ये सेकंड पार्ट देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सके और बीच बीच हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो आप क्वेश्चन पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रह सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि 10 मिलियन से अधिक आबादी वाली शहरी क्षेत्रों को मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कि भारत की 40% से अधिक जनसंख्या शहरों और नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा इससे सही है या है। पहला दिया है इसमें ए नंबर दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 और डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। अब अपन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार अपन को बताना है कि जो 10 मिलियन से अधिक आबादी वाली शहरी क्षेत्रों को मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। और जो इसमें दूसरा कह रहे हैं कि भारत की 40% से अधिक जनसंख्या शहरों और नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि 40% ना होकर इसका है 31.16% थी। तो यानी कि दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की पहली अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन प्रणाली जो है वो निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। पहला दिया है मध्य प्रदेश, दूसरा दिया है महाराष्ट्र, तीसरा दिया है गुजरात और चौथा दिया है उत्तर प्रदेश। तो इनमें से आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। ए नंबर दिया है केवल 1, 3 और 4, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2, 3 और 4, डी दिया है केवल 2 और 4। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन है पहली अंतर्राज्यीय कब चालू हुई थी, तो ये हुई थी 1986 को हुई थी चालू। और अब अपन देखें कि ये कहाँ से, तो जी गुजरात से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, उत्तर प्रदेश तक जाती है। तो यानी जो हजीरा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात से स्टार्ट है। और जो विजयपुर है वो मध्य प्रदेश में है और जो जगदीशपुर है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो यानी कि इस प्रकार जो इसका महाराष्ट्र वो किसी भी जो गैस पाइपलाइन है उसके बीच में नहीं आता है, यानी मध्य प्रदेश क्योंकि नीचे नहीं जाती, ये ऊपर ऊपर जाती है, यानी गुजरात होते हुए फिर मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश जाती है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4 हो जाएगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कोयले का भंडार सभी जीवाश्म ईंधनों में सर्वाधिक व्यापक रूप से वितरित है। दूसरा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में कोयले का अग्रणी उत्पादक देश है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा से सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखिए कि इनमें से कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए कि जो कोयले का भंडार है वो सभी जीवाश्म ईंधनों में सर्वाधिक व्यापक रूप से वितरित है, ये वाला बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में कोयले का अग्रणी उत्पादक देश है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका ना होकर चीन है, क्योंकि चीन जो होता है विश्व का 49.5% जो है वो उत्पादक देश है, यानी सबसे अधिक। और दूसरे अपन बात करें तो दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा है भारत है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चारू मूसेल क्या है। पहला है ए नंबर दिया है कि चींटियां खाने वाला सल्की स्तनपायी है। दूसरा है बी नंबर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई मछली की एक नई प्रजाति। सी नंबर है कि केरल के पश्चिमी जलों में विदेशी आक्रामक प्रजाति है। और डी है कि पैटागोनिया में पाया गया एक चूहे जैसा स्तनपायी है। तो अब इसमें बताना आपको जो चारू मूसेल ये क्या है। तो अब अपन देखिए कि जो पहला वाला जो है ए नंबर है ये वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई चींटियां खाने वाला नहीं है और ना अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई मछली है। और जो तीसरा है ये बिल्कुल सही क्योंकि विदेशी आक्रामक प्रजाति, विदेशी मतलब कहने का है कि ये जो जाति है वो दक्षिण और मध्य अमेरिका के जो बीच है वहां से ये जाति आई है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं विदेशी आक्रामक प्रजाति। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है जनसंख्या पिरामिड जो है जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों का वितरण दर्शाता है लेकिन लैंगिक वितरण पर कोई जानकारी नहीं देता है। दूसरा दिया है कि चौड़े आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड उच्च जन्म दर और विस्तारित होती जनसंख्या को दर्शाता है। तीसरा है कि घंटाकार पिरामिड स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा से सही है या है। पहला दिया है इसमें ए नंबर दिया है कि केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो जनसंख्या पिरामिड होती है वो जनसंख्या में विभिन्न आयु समूह का विवरण दर्शाती है लेकिन लैंगिक विवरण पर कोई जानकारी नहीं देती, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पिरामिड से ही पता चलती है लैंगिक जानकारी की 1000 पुरुषों में से कितनी महिलाएं हैं। तो यानी कि उससे लैंगिक पता चल जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि चौड़े आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड उच्च जन्म दर और विस्तारित जनसंख्या को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है कि घंटाकार पिरामिड स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका
हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा और केवल 2 और 3 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसमें भारत विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा दिया है कि भारत में अधिकांशतः अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है। तीसरा दिया है कि केरल भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए दिया है केवल 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है केवल 1। तो इन्हें बताना है आपको कौन सा सही उत्तर है। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो भारत विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत न होकर इसमें क्या है, ब्राजील है सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है। तो यानी कि इसका पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो इसमें दूसरा दिया है कि भारत में अधिकांशतः अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कॉफी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो अरेबिका हो गई, दूसरी जो हो गई अपनी वो हो गई रोबस्टा हो गई, और तीसरी कौन हो गई, लेवेरिका हो गया। नहीं, 3 प्रकार की कॉफी होती है, जिनमें से सबसे उच्च क्वालिटी कॉफी जो होती है वो होती है अरेबिका कॉफी होती है। और जो इसमें तीसरा दिया है कि यानी कि दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। और जो तीसरा दिया है कि केरल भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो केरल भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ना होके इसमें कौन है, इसमें कर्नाटक सबसे बड़ा भारत का कॉफी उत्पादक राज्य है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा इसका। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, कच्चे तेल के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सौर क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्वीट क्रूड में सल्फर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। और दूसरा दिया है कि इराक जो है स्वीट क्रूड ऑयल के अग्रणी उत्पादक देशों में से एक है। तो इनमें से बताना आपको कौन सा से सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना कौन सा इसका सही आंसर। तो अब अपन देखिए कच्चे तेल के रूप में अपन को बताना है। तो इसमें जो दिया देखिए सौर क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जो स्वीट क्रूड है उसमें सल्फर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया है कि इराक स्वीट क्रूड ऑयल के अग्रणी उत्पादक देशों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जगह। अब देखिए इनमें से कंफ्यूजिंग होने लगती है कि सौर क्रूड और स्वीट क्रूड इनमें क्या अंतर है, यानी कि दोनों में। तो सौर क्रूड देखिए इनको अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए इसमें जो सौर क्रूड है, सौर इसमें पूरा सा है, इसमें पूरा सा है, यानी सौर क्रूड और में सल्फर की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि दोनों एक से हैं। लेकिन जो दूसरे में दिया है स्वीट क्रूड और सल्फर, तो सा तो पूरा है सल्फर में, लेकिन स्वीट जो उसमें सा क्या है वो आधा है, तो आधा है यानी थोड़ा सा कम होगा उसमें, यानी कि इसमें क्या है कम आ गया। तो ऐसे आप बिल्कुल याद कर सकते हो। और इराक इसमें आ गया, तो यानी कि स्वीट क्रूड जो स्वीट बहुत अच्छा लगता है, क्या लगता है, इराक बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है इसका। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन से स्वच्छंद फुटलूज जिसको बोलते हैं उद्योग का या के अभिलक्षण है या है। ए दिया है स्वच्छंद उद्योग विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। बी दूसरा नंबर दिया है कि स्वच्छंद उद्योग सामान्यतः गैर प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा आंसर इसका सही। अब देखिए स्वच्छंद शब्द आया इसमें, स्वच्छंद का मतलब ही होता है कि एक ऐसा उद्योग जो कहीं भी यानी लगाया जा सके या कहीं भी प्लांट को स्थापित किया जा सके, वही कहलाता है स्वच्छंद। उसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वच्छंद यानी स्वेच्छा से स्थापित किया जाना, वही कहलाता है स्वच्छंद। अब स्वच्छता जो इसमें स्वच्छंद शब्द आया यानी स्वेच्छा से क्यों कह सकते, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, यानी कि दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। वो इसलिए स्थापित की जाती है ताकि जो कच्चे माल है उस पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो कहीं भी स्थापित कर दिए जाते हैं। तो यानी कि इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे इसकी। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 शहरी क्षेत्रों में से प्रवासी श्रमिक के व्यापक स्तर पर पलायन हेतु निम्नलिखित में से कौन से प्रतिकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। पहला दिया है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन की बेहतर स्थिति, दूसरा दिया है शहरी क्षेत्रों में फैली महामारी, और तीसरा दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी। तो इनमें से बताना आपको कौन सा सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3 दिया है। तो इनमें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें शब्द आया है प्रतिकर्ष कारक, यानी प्रतिकर्ष कारक क्या कहलाता है। प्रतिकर्ष कारक एक ऐसा कारक होता है जिसमें जीवन यापन की खराब स्थिति होती है, प्रतिकूल जलवायु होती है, आपदा या महामारी जैसी स्थितियां आती हैं, तो यानी वो कहलाती है प्रतिकर्ष कारक। और इसी से संबंधित एक और रहता है अपकर्ष। क्या होता है, अपकर्ष जो कारक होता है एक वो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अच्छी चीजें होती हैं और जो प्रतिकर्ष होता है उसमें खराब चीजें होती है। मतलब कि जो बेहतर स्थिति है यानी ये उपकर्ष का हो जाएगा, यानी पहला बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि शहरी क्षेत्रों में फैली महामारी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि महामारी हो गया, आपदा हो गया, इन्हीं सबसे संबंधित होता है प्रतिकर्ष कारक। और जो तीसरा है कि
ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसरों की कमी, ये वाला बिल्कुल गलत है। ये किसका आ जाएगा, ये उपकर्ष का। हालांकि ये जो कमी है ये लग रहा है शब्द जैसे कि प्रतिकर्ष का है, लेकिन ये प्रतिकर्ष ना होकर अपकर्ष का है, ये एक अपवाद टाइप का है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहले में दिया है फसली मौसम और दूसरे में दिया है फसल। अब पहला नंबर दिया है कि खरीफ का जो मौसम है वो गेहूं की फसल है, दूसरे में दिया कि रबी का मौसम जो है वो कपास की फसल है, और तीसरे में दिया जायद का मौसम जो है वो ककड़ी के लिए है। तो इनमें से आपको बताना है सही सुमेलित कौन से हैं या है। ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो दिया खरीफ के जो मौसम है वो गेहूं ना होकर इसका क्या है कपास है, और जो रबी का मौसम है वो गेहूं है, और जो जायद का मौसम है वो क्या है ककड़ी है। तो यानी कि इसका सही सुमेलित तो हो रहा है आंसर नंबर सी केवल 3 हो रहा है। और अब अपन देखिए इसको अपन याद कैसे करेंगे। देखिए खरीफ में कितने शब्द आए, खरीफ में 2 शब्द आए, और गेहूं में भी कितने 2 शब्द हैं। और देखिए जो चना हो गया, चना भी किसके मौसम में आ जाएगी, खरीफ की यानी रबी की मौसम में आ जाएगी क्या चना, क्योंकि गेहूं में क्या है 2 शब्द है, चना में भी क्या है 2 शब्द है, यानी कि जिसमें 2 शब्द आएंगे वो किसमें हो जाएगी रबी का मौसम हो जाएगा। और जो खरीफ की फसल कहलाएगी उसमें 3 शब्द है। देखिए खरीफ में 3 शब्द है, खरीफ है यानी 3 शब्द है। इसी प्रकार कपास में 3 शब्द है ना। तो और जैसे कि खरीफ यानी खरीफ की जो फसल हो गई इसमें कपास हो गया, यानी कि इसमें 3 शब्द होंगे, कपास हो गया। इसी प्रकार जो चावल होता है, चावल भी किसकी फसल होगी, चावल भी खरीफ की मौसम यानी खरीफ का जो फसल है वो भी कहला जाएगी। तो यानी इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। यदि आपको 2 शब्द मिलेंगे तो आपको 2 शब्द ही देखना है, फसल और मौसम यानी दोनों में देखना है। और यदि खरीफ का आएगा तो उसमें आपको 3 शब्द ढूंढना है। बाकी जो बचेंगे वो आ जाएंगे किसमें, बाकी जो आएंगे वो आ जाएंगे ककड़ी यानी जायद का मौसम में आ जाएंगे। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, केवल 3 सही सुमेलित बस है। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61, लकड़ी की कटाई को वनों में आर्थिक महत्व के वृक्षों की कटाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका घरेलू औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इन संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है ग्रीष्म ऋतु लकड़ी की कटाई संबंधी गतिविधियों हेतु अनुकूल मौसम है। दूसरा दिया है उष्णकटिबंधीय काष्ठ का भारीपन उष्णकटिबंधीय बंधों में लकड़ी की कटाई हेतु अवरोध कारक है। और जो तीसरा है इसमें साइबेरिया क्षेत्र में लकड़ी की कटाई जो है वो विकसित उद्योग है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही उत्तर है। ए दिया है इसमें केवल 1 और 3, बी दिया है 1, 2 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है केवल 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा इसका सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि लकड़ी की कटाई के बारे में अपन को बताना है। तो इसमें जो ग्रीष्म ऋतु लकड़ी की कटाई संबंधी गतिविधि हेतु अनुकूल मौसम है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु न होकर शीत ऋतु है वही सबसे अच्छी गतिविधियां होती हैं लकड़ी की कटाई के लिए। और जो दूसरा है इसमें कि उष्णकटिबंधीय काष्ठ का भारीपन उष्णकटिबंधों में लकड़ी की कटाई हेतु अवरोधक कारक है, ये बिल्कुल सही है। और जो तीसरा दिया है कि साइबेरिया क्षेत्र में लकड़ी की कटाई जो है विकसित उद्योग है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जनजाति और दूसरे में दिया क्षेत्र। तो पहला दिया है कि पिग्मी जो है वो मलेशिया की है, दूसरे दिया है इंडियन जो है अमेजन बेसिन की है, तीसरा जो दिया है कि औरंग जो असली है वो कांगो बेसिन की है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है केवल 2। तो इनमें से आपको बताना क्या कौन सा सही आंसर है। तो आप देखिए जो पिग्मी है ये पिग्मी मलेशिया का ना होकर कहाँ का, ये कांगो का है। और जो औरंग असली है ये मलेशिया का है, लेकिन जो इंडियन है वी अमेजन का, यानी कि तीसरा जो दूसरा है बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब अपन देखिए इसको अपन याद कैसे करेंगे ट्रिक से। देखिए पिग्मी कहाँ गए, कांगो को। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, देखिए कांगो यानी कहाँ गौ याद करेंगे, कांगो को अपन क्या याद करेंगे, कहाँ गौ, और पिग्मी को अपन याद करेंगे पिटवी से। तो अपन बोलते हैं कि वो कहाँ गौ उई से पिटवी, हम यानी पिग्मी को अपन याद करेंगे पिटवी और कांगो को अपन याद करेंगे कहाँ गौ, यानी वो व्यक्ति कहाँ गो वही सम पिटवी यानी पिग्मी कांगो, ठीक। और इसी प्रकार जो इंडियन है, इंडियन कहाँ का, अमेजन का। ये कैसे, देखिए जो इंडियन लोग होते हैं वो कहीं भी देश में चले जाएं, विदेश में चले जाएं, यदि उन्होंने बोल दिया कि हम इंडियन है तो जो वहाँ के लोग होंगे वो क्या बोलेंगे, अमेजन, वाओ अमेजन, आप इंडियन हो अमेजन, ऐसे बोलने लगते हैं ना। तो यानी इंडियन कहीं भी जाएंगे वो कैसे होते हैं, अमेजन देखते हैं, यानी सबसे हट के देखते हैं। और अब अपन देखते हैं कि जो मलेरिया यानी मलेशिया को अपन याद करेंगे मलेरिया से, और जो इसमें रंग और असली आया है यानी औरंग असली। तो अपन मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो उसका क्या पता चल जाता है, असली रंग पता चल जाता है कि इसको असली में मलेरिया ही है। मलेरिया किसी को हो जाएगा तो उसका असली रंग पता चल जाएगा कि हाँ उसको मलेरिया है। और पिग्मी को अपन याद कर लिया था पिटवी यानी कहाँ गौ यानी कांगो, और इसे पिटवी यानी पिग्मी। और इंडियन कैसे होते हैं, अमेजन होते हैं। यानी आपको मेरे हिसाब से तीनों आपको याद हो गए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका
डी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। दूसरा दिया है कि इस अवधि को मृत्यु दर में तीव्र गिरावट किंतु जनसंख्या में उच्च प्रजननशीलता हेतु चिन्हित किया गया है। तीसरा है कि इस अवधि में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर उच्च लगभग 2% देखी गई है। तो आपको बताना कि उपरोक्त परिस्थितियां भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल अवधि की विशेषता है। पहला ए नंबर दिया है 1901 से 21, बी दिया है 1921 से 51, सी दिया है 1951 से 81 और डी दिया है 1981 से 2020। तो इनमें से आपको बताना किस काल अवधि की ये विशेषता है। तो अब अपन देखिए कि 1951 से 1981 तक की जो बात की गई उसमें बहुत अच्छी यानी जो स्वास्थ्य है और स्वच्छता है उसमें काफ़ी सुधार हुए थे, जिससे मृत्यु दर जो है उसमें गिरावट आई, इसलिए यानी कि जो उच्च प्रजननशीलता हुई, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1951 से 81 तक हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, आदिम मानव समाज प्रकृति की प्रबल शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित था। दूसरा दिया है, तकनीकी विकास का स्तर जो है निम्न था एवं मानव प्रकृति के प्रकोप से भयभीत होते थे। तीसरा है कि एलन सैंपल मानव भूगोल की इस विचारधारा की प्रतिपादक थी। और अब अपन को बताना है इनमें से उपरोक्त कथन मानव भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा को संदर्भित कर रहे हैं। ए दिया है संभववाद, बी दिया है पर्यावरणीय निश्चयवाद, सी दिया है सांस्कृतिक निश्चयवाद और डी दिया है नव निश्चयवाद। तो इनमें से आपको बताना किस अवधि की है। तो अब अपन देखिए कि जो संभववाद है, तो संभववाद में एक ऐसी बात कहेगी जिसमें संभव चीज मतलब कि मनुष्य ही है जो अपने भाग्य का निर्धारण कर सकता है, क्योंकि प्रकृति तटस्थ है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो विडाल डी ला ब्लास हैं। तो यानी कि मनुष्य यानी भाग्य विधाता की बात की गई किसमें, संभववाद में की गई की। और जो दूसरा है कि पर्यावरणीय विद में आदिम मानव प्रकृति की बात की गई, यानी पर्यावरण जैसे शब्द आएगा उसमें प्रकृति शब्द आएगा, यानी प्रकृति के प्रकोप से भयभीत था। फिर भूगोल की इस विचारधारा को प्रतिपादित किसने किया था, एलन सैंपल ने किया था। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद हो जाएगा। और अब अपन देखते हैं जो सांस्कृतिक निश्चयवाद है, ये सांस्कृतिक निश्चयवाद क्या कहलाता है। सांस्कृतिक निश्चयवाद वो कहलाता है जो भविष्य की मानवीय गतिविधियों और राष्ट्र की स्थिति को निर्धारित करता है, वो कहलाता है सांस्कृतिक निश्चयवाद। और नव निश्चयवाद वो कहलाता है जिसमें मानव एक सहायता जो यातायात की जो पुलिस होती है उसकी तरह होता है, यानी कि जो यातायात को कुछ अवधि के लिए तो रोक सकता है किंतु अंततः उसे इसको जाने देने के लिए स्वीकृति तो देनी पड़ती है। इस प्रकार जो है मानव एक निश्चित सीमा तक पर्यावरण में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, लेकिन अंततः यह प्रकृति ही होगी जो अंतिम निर्णय देगी। तो यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इस प्रकार अपने चारों शब्द को देख लिया। यानी क्वेश्चन नंबर 65, मयूरभंज, कुद्रेमुख और बेलाडेला जो है कि स्थानों में क्या एक समान है इन तीनों में। तो अपन को बताना है ये महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। दूसरा दिया है ये भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं। सी दिया है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सुप्रसिद्ध स्थल हैं। और डी दिया है ये तांबा खदानों के बृहद स्थलों में से एक है। तो अब अपन को बताना कि मयूरभंज, कुद्रेमुख और बेलाडेला ये क्या है। तो ये क्या, तो अब अपन को बताना है कि ये मयूरभंज, कुद्रेमुख और बेलाडेला ये क्या है। तो ये क्या है, एक प्रकार के लौह अयस्क की जो पेटियां हैं वो कहलाती हैं जो भारत में हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाली स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है वो क्या है, किससे संबंधित है। ए नंबर दिया है साधारणीय जीवन जीने की दिशा में अनुभव और पारस्परिक ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु शहरों के वैश्विक नेटवर्क से। बी नंबर दिया है आतंक के वित्त पोषण एवं धन शोधन जैसी गतिविधियों का समर्थन करने वाले देशों से। सी नंबर दिया है अमेरिका के व्यापारिक भागीदारों से जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का पर्याप्त रूप से प्रवर्तन नहीं करते या अमेरिका के लिए बाजार अभिगमता का निषेध करते हैं। और डी नंबर दिया है कि उत्पादों के रूल ऑफ ओरिजिन एवं सरकारी खरीद पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के निर्धारित मापदंडों से। तो इनमें से बताना कि जो रिपोर्ट है 301 वो क्या है, स्पेशल रिपोर्ट। देखिए स्पेशल क्या होती है, जो अमीर लोग होते हैं तो इन्हें स्पेशल 301 धारा लगी, यानी किसके, अमेरिका के ऊपर लगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी कि अमेरिका की व्यापारिक भागीदारों से जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का पर्याप्त रूप से प्रवर्तन नहीं करते हैं यह अमेरिका के लिए बाजार अभिगमता का निषेध करते हैं, यानी कि आंसर नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसी निश्चित समय अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्दिष्ट क्षेत्र की जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ए नंबर दिया है यह नवीन जन्मों की संख्या में
कुल वृद्धि है। बी नंबर दिया है कि यह केवल नवीन जन्मों और मृत्युओं के लेखांकन के पश्चात किसी क्षेत्र की जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि है। सी नंबर दिया है यह प्रवासन के साथ साथ जन्म मृत्यु के कारण किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को संदर्भित करता है। और डी नंबर जो है यह जनसंख्या के प्रजनन दर में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो अब अपन को बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है, यानी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कब पता चलेगी, जब जो प्रवासन लोग हैं उनके साथ साथ जन्म और मृत्यु के कारण जो किसी क्षेत्र में निवासी की जनसंख्या की यानी जो संख्या है में परिवर्तन को संदर्भित करता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि जन उपयोगी सेवा यानी पीयूएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि ये आम जनता के लिए दैनिक आवश्यकता की आवश्यक वस्तुओं और या सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न व्यवसाय है। दूसरा नंबर दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सरकार को किसी भी उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इनमें से बताना कौन सा सही है या है। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से बताना आपको कौन सा सही उत्तर है। तो जन उपयोगी सेवा यानी जन उपयोगी के बारे में बताना है। तो पहला जो दिया है इसमें ये आम जनता के लिए दैनिक आवश्यकता की आवश्यक वस्तु और या सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न व्यवसाय, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को सरकार के किसी भी उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करने का अधिकार है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो है यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ना होकर ये किस अधिनियम में किया गया, ये किया गया औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत किया गया है, यानी कि दूसरा वाला इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्थानांतरण किसी यानी कि जो एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी की जाती है उसके संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहले में दिया स्थानीय नाम, दूसरे में दिया क्षेत्र। पहला दिया है मिल्पा जो है भारत में है, दूसरा दिया है टोंगिया म्यांमार का है, तीसरा दिया है लड़ांग जो है मलेशिया का है। तो इनमें से आपको बताना है सही सम्मिलित कौन सा है। तो ए नंबर दिया है केवल एक और दो, बी दिया है केवल दो और तीन, सी दिया है केवल एक और तीन, डी दिया है एक दो और तीन। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही सम्मिलित है। तो अब अपन देखिए कि इनमें जो दिया है कि पहला जो दिया है कि मिल्पा जो है भारत की, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में कौन सी झूमिंग किसी होती है यानी कि झूम बोलते हैं स्थानांतर किसी को, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा दिया कि टोंगिया कहाँ का, म्यांमार का, ये बिल्कुल सही है। और लड़ांग कहाँ का, ये मलेशिया का है, यानी कि ये कहाँ का, मलेशिया का। देखिए अब अपन इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा केवल दो और तीन, यानी कि आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और जो इसमें जो पहला दिया कि मिल्पा कहाँ का, तो मिल्पा भारत का ना होकर ये अफ्रीका और मध्य अमेरिका का है। कहाँ का है दोस्तों, मध्य अमेरिका, यानी अफ्रीका और मध्य अमेरिका, यानी दोनों जगह की है ये। तो अब अपन देखिए इसको अपन याद कैसे करेंगे। भारत की तो सबको पता है कि झूमिंग कैसे होती है, यानी झूम झूम कर आदमी गाते खेलते हैं, गाते हैं और खेती करते झूम झूम के, तो वैसे याद हो जाएगा भारत में। और अब अपन देखते हैं जो इसमें दूसरा दिया है कि टोंगिया जो वो म्यांमार का, कैसे, क्योंकि जो ढोंगी, अपन टोंगिया को याद कर सकते हैं, ढोंगिया, टोंगे को कैसे याद कर सकते हैं, ढोंगिया। और ढोंगे को अपन कैसे करते हैं, बहुत मारते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ढोंग करते हैं, यानी ढोंगे कैसे बहुत बेकार होते हैं, इसलिए उसको अपन क्या करते हैं, बहुत मारते हैं, यानी म्यांमार, मैं भी उसको मारता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। और जो लड़ांग है वो कहाँ का है, मलेशिया का है। तो मलेशिया को अपन कैसे याद किए थे पीछे, वो मलेरिया से याद किए थे। कैसे, क्योंकि जिसको मलेरिया हो जाता है वो कैसे होने लगता है, वो लंगड़ाने लगता है, यानी लड़ांग होने लगता है, वो लड़ने के लिए वो फिरता है कि हमको भाई को मिलने के लिए मिल जाए, क्यों, क्योंकि उसको तो मलेरिया है ना, तो वो किसी से लड़े या ना लड़े उसको तो, लेकिन वो उसके सींग लगे रहते हैं, यानी वो लड़ने के लिए फिरता है, यानी लड़ांग, वो लड़ने के लिए फिरता रहता है, क्यों, क्योंकि उसके पास मलेरिया है, उसको मलेरिया हो गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया यह आसियान के सदस्य देशों और इसके मुक्त व्यापार समझौता जो FTA भागीदारों के मध्य एक प्रस्तावित समझौता है। दूसरा इस समझौते का उद्देश्य वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं की भी व्यापार को आच्छादित करना है। तो इन्हें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के संदर्भ में यह आसियान के सदस्य देशों और इसके मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA भागीदारों के संबंध एक समझौता है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया कि इस समझौते का उद्देश्य वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के भी व्यापार जो है उसको आच्छादित करना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि उद्योगों की
अवस्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? ए नंबर दिया है, पहला दिया है श्रम आपूर्ति तक अभिगमता, दूसरा दिया है सरकारी नीति, तीसरा दिया है शक्ति के साधन तक अभिगमता। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही उत्तर है। ए नंबर दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि जो उद्योग के लिए तो श्रम आपूर्ति बहुत जरूरी होती है, यानी कि बिल्कुल सही है। और जो दूसरा सरकारी नीतियां भी बहुत जरूरी होती है, और जो तीसरा शक्ति के साधनों तक अभिगमता भी बहुत जरूरी होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। और देखिए कि अपन इसके साथ साथ और किसकी आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ अपन को बाजार की जो अभिगमता होती है वो भी अपन को जरूरत होती है, यानी कि जो बाजार की अभिगमता होती है वो भी अपन को बहुत जरूरी होती है इसमें। और अपन देखें कि जो इसके साथ साथ क्या है, कच्चे माल की अभिगमता भी होती है, परिवहन एवं संचार की सुविधा भी होती है, यानी कि बहुत चीजें अपन को जरूरत पड़ती हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत के राज्यों की निम्नलिखित कार्यकारी राजधानी के नगरों को उत्तर से यानी कि ऊपर से नीचे की ओर अपन को बताना है। तो पहले में दिया है बेंगलुरु, दूसरे में दिया है दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा रायपुर, चौथा तिरुवनंतपुरम। तो इनमें से बताना आपको सही क्रम कौन सा है। ए दिया है 3, 2, 4 और 1, बी दिया है 3, 2, 1, 4, सी दिया है 2, 3, 1, 4 और डी दिया है 2, 3, 4, 1। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही। तो अब अपन देखिए इनमें से जो सबसे ऊपर आता है, तो इनमें से सबसे ऊपर कौन सा आता है, सबसे यानी जो पहले आता है वो आता है क्या, रायपुर आता है, यानी कि तीसरा आएगा। तो तीसरा किसमें है, ए और बी में है। और फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है विशाखापट्टनम आता है, दोनों में। फिर उसके बाद क्या आता है, बेंगलुरु आता है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में क्या आता है, तिरुवनंतपुरम आता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी की 3, 2, 1, 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 73, समृद्धि और विकास के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसमें, जहां समृद्धि सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है वहीं विकास कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता है। दूसरा जो दिया है, जहां समृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है वहीं विकास गुणात्मक परिवर्तन है। तीसरा दिया सकारात्मक समृद्धि में हमेशा विकास होता है। इनमें से आपको बताना कौन सा ऐसे सही है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है 1, 2 और 3, डी दिया है केवल 2। तो इन्हें से बताना आपको कौन सा आंसर इसका सही। तो अब अपन देखें कि जहां समृद्धि सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी हो सकती है, लेकिन विकास जो होता है कभी नकारात्मक नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है इसका। और जो दूसरा दिया है कि जहां समृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है वहीं विकास क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो इसमें तीसरा दिया है कि सकारात्मक समृद्धि में हमेशा विकास होता है, ये बिल्कुल गलत है। सकारात्मक में हो सकता है कभी कभी समृद्धि में जो विकास है वो ना भी हो, लेकिन इसमें दिया हमेशा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र पाए जा सकते हैं। पहला दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया है त्रिपुरा, तीसरा दिया है राजस्थान। तो इनमें से बताना आपको सही उत्तर कौन सा है। ए दिया है केवल 2 और 3, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से बताना आपको कौन सा सही उत्तर है। तो अपन देखिए कि जो आंध्र प्रदेश है इसमें गैस के भंडार पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं, त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं, राजस्थान में भी पाए जाते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा। इसके साथ साथ भी और भी पाए जाते हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम हो गया, और भी कई देश हैं जिसमें कई राज्य हैं जिसमें गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे शहरी संकुलन को व्यक्त करता है या करते हैं। पहला दिया है कस्बा और उससे संलग्न शहरी उद्वृद्धि, दूसरा दिया है अपने उद्वृद्धि के साथ या उसके बिना 2 या अधिक संस्पर्शी शहर, और तीसरा दिया है एक साथ मिलकर संस्पर्शी प्रसार का निर्माण करने वाले शहर और एक या एक से अधिक समीपवर्ती कस्बे। तो इन्हें से आपको बताना सही उत्तर कौन सा है। ए दिया है केवल 3, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा उत्तर इसका सही है। तो अब अपन देखिए कि जो शहरी संकुलन है, शहरी संकुलन के बारे में क्या है, कस्बा और उससे संलग्न शहरी उद्वृद्धि बिल्कुल सही। और जो दूसरा दिया है कि इसमें उद्वृद्धि के साथ या उसके बिना भी उसके बिना 2 या उससे अधिक संस्पर्शी शहर है, ये भी बिल्कुल सही। और जो तीसरा है कि एक साथ मिलकर संस्पर्शी प्रसार का निर्माण करने वाले शहरी या एक से अधिक समीपवर्ती कस्बे होते हैं, वो भी बिल्कुल सही। संकुचन के बारे में बताया है, क्योंकि यानी कि इससे किसके बारे में बताया है, संकुचन के बारे में बताया है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है कि जनसंख्या के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कथन सही नहीं है। दोस्तों देखिए इसमें आया नहीं है,
तो पहला दिया है कि भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका की संपूर्ण जनसंख्या से अधिक है। बी नंबर है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जनघनत्व 2 गुने से अधिक हो गया है। सी नंबर दिया है पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य। और डी दिया है कि भारत में समस्त राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है सबसे कम है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो अब अपन देखें कि जो पश्चिम बंगाल यानी पहला सही है, बी नंबर भी सही और डी नंबर भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल ना होके इसमें क्या सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या है, बिहार राज्य है सबसे अधिक। यदि अपन देखें तो सबसे अधिक क्या है, बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किस या किन भौगोलिक कारक या कारकों ने स्टेपी क्षेत्र को विश्व का अन्न भंडार बनाया है, क्षेत्र को, है ना। तो इसमें से बताना पहला जो दिया है बसंत ऋतु के दौरान शीत या आर्द्र जलवायु गेहूं की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा दिया है कटाई की अवधि के दौरान गर्म और धूप युक्त ग्रीष्म ऋतु जो है लाभप्रद होते हैं। तो इनमें से बताना आपको सही उत्तर कौन सा है। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2, दोनों, डी दिया है ना तो 1 ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना कौन सा उत्तर इसका सही है। तो अपन देखें कि भौगोलिक जो क्षेत्र यानी विश्व का अन्न भंडार बनाने के लिए तो बसंत ऋतु के दौरान शीत ऋतु और आर्द्र जो दोनों जलवायु उसमें गेहूं की जो वृद्धि होती है वो सहायक है, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया है कटाई की अवधि के दौरान गर्म और धूप युक्त ग्रीष्म ऋतु लाभप्रद होती है, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा वो जो पानी है वो सोख कर रखेगी ज्यादा दिन तक के लिए। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारत में लिंग अनुपात का निर्धारण जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दूसरा दिया है कि वर्तमान औसत वैश्विक जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के पक्ष में है। तो इनमें से आपको बताना सही कौन सा है। ए नंबर दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2, दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही उत्तर है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में जो लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है वो प्रति 1000 पुरुषों में कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि क्या लिंगानुपात है। और जो दूसरा है कि वर्तमान औसत वैश्विक लिंगानुपात जो महिलाओं के पक्ष में, ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुरुष ही सबसे अधिक है अभी भारत में। यदि अपन देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, केवल 1 सही हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 हाल ही में सुर्खियों में रहा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 प्रकाशित किया गया। ये क्या है तो अपन को बताना है। पहला जो दिया है कि ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट द्वारा है। दूसरा जो है बी नंबर है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल द्वारा। सी नंबर है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। और डी जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो इनमें से बताना वन संसाधन क्या है, वन संसाधन क्या है। तो इसका यानी कि अपन देखिए कि जो वन संसाधन के बारे में जो बताया ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। और जो जलवायु परिवर्तन ये भी बिल्कुल गलत है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि, क्योंकि जो वन होते हैं वन किससे संबंधित होते हैं, वो कृषि से संबंधित होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है परमाणु खनिज भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है पृथ्वी की प्रॉपर्टी में यूरेनियम की तुलना में थोरियम अधिक प्रचुर मात्रा में है। दूसरा जो दिया भारत में यूरेनियम का कोई ज्ञात भंडार नहीं है। तीसरा दिया है मोनाजाइट और इल्मेनाइट जो है थोरियम के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इन्हें बताना कौन सा ऐसे सही है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें बताना आपको कौन सा सही उत्तर है। तो अब अपन देखिए कि जो परमाणु खनिज भंडार के रूप में अपन को बताना है। पहला जो इसमें दिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी में जो है यूरेनियम की तुलना में थोरियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कह रहा है कि भारत में यूरेनियम का कोई ज्ञात भंडार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यूरेनियम के भंडार है, भले कम मात्रा में हैं लेकिन यूरेनियम के भंडार हैं भारत में, तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है मोनाजाइट और इल्मेनाइट जो है वो थोरियम के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आर्थिक भूगोल के संदर्भ में मार्ग पतन यानी कि पोर्ट ऑफ कॉल क्या है, इसके बारे में अपन को बताना है। एकत्रण केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले पतन जहां विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं। बी नंबर है कि छोटी दूरियों को तय करने वाले जलीय क्षेत्रों के आर पार यात्रियों और डाक के परिवहन से संबंधित पतन है। सी नंबर है कि युद्ध पोतों की आवश्यकता पूरी करने वाले पतन जहां उनके लिए मरम्मत कार्यशाला हैं। और डी नंबर है कि मुख्य समुद्री मार्गों पर विकसित
पतन, जहां जहाज पुनः ईंधन भरने, जल और खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डालते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए कि इनमें जो है कि आर्थिक भूगोल के संदर्भ में अपन को बताना है मार्ग पतन। तो जो एकत्र केंद्रों के रूप में कार्य करता है ये वाला बिल्कुल गलत है। दूसरा जो है छोटी दूरियों के लिए भी बिल्कुल गलत है, और युद्ध पोतों की आवश्यकता पूरी करता है ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि जो पुनः ईंधन भरते हैं फिर उसमें क्या होता है कि जल और खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डालते हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल जो है संरचना में अपनतियों और भ्रंश टैप से संबंध है। दूसरा जो दिया है भारत में केवल क्षेत्र आधारित तेल परिशोधनशालाएं हैं, ना कि बाजार आधारित है। तो इन्हें से बताना कौन सा से सही है। ए नंबर दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो, दोनों, डी दिया ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखिए कि जो पेट्रोलियम की उपस्थिति जो होती है के संबंध में जो टर्शियरी जो है टर्शियरी युग है वो बिल्कुल सही है। इसमें जो टर्शियरी युग की सेल है उसी से बहुत ज़्यादा निकाला जाता है पेट्रोल, तो ये वाला बिल्कुल सही है। जो दूसरा है इसमें कि भारत में केवल क्षेत्र आधारित तेल परिशोधन है, ना कि बाजार आधारित, तो ये वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि बाजार शोधन भी इसमें। तो इन्हें किसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया भारत में फसल गहनता पिछले 7 दशकों में से 1 से कम रही है, और दूसरा दिया कि कुल खेती योग्य क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो पिछले 7 दशक से घाटा में रहा है। तो इसमें से बताना कौन सा ऐसे सही है। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो, दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि इनमें जो है कि गहनता यानी पिछले 7 दशक यानी 70 साल पहले से 1 से कम रही है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि 1 से कम ना होकर इसमें वृद्धि हुई है, 1.36 की वृद्धि हुई है। और जो दूसरा कह रहा है कि कुल खेती क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में शुद्ध बोया गया क्षेत्र पिछले 7 दशकों में घाटा में गया है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो घाटा में ना होकर फायदा में गया है, यानी कि बिल्कुल दोनों गलत हो जाएंगे इसके आंसर। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 हाल ही में आरंभ की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे पहला दिया है इसका उद्देश्य खाद्यान्नों के क्रय हेतु लाभार्थियों को नवीन माइक्रोचिप राशन जो समक्ष है राशन कार्ड प्रदान करना है। पहला जो दिया है इसका उद्देश्य जो है खाद्यान्नों के क्रय हेतु लाभार्थियों को नवीन माइक्रोचिप सक्षम राशन कार्ड प्रदान करना है। दूसरा जो दिया है यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत वर्तमान लाभार्थियों को देश के में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाता है। तो तीसरा दिया है इसमें कि अन्य वितरण पोर्टल प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके गृह राज्य से बाहर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PADS का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो इनमें से बताना कौन से ऐसे सही है। ए दिया है केवल 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि इनमें से बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये जो है ये किसके द्वारा चालू किए गए थे, तो ये वित्त मंत्री के द्वारा चालू किए गए थे समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। और यदि अपन देखें कि अभी 2020 तक ये 20 राज्यों में लगभग चालू हो चुकी है ये जो पॉलिसी है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो अब अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव में नजर डालते हैं कि इसका उद्देश्य खाद्यान्नों के क्रय हेतु लाभार्थियों को नवीन माइक्रोचिप जैसी बात कोई नहीं की गई, यानी कि पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि इसमें उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सब्सिडी की व्यवस्था की गई। और जो तीसरा दिया है कि अन्य वितरण पोर्टल जो है वो प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को उनके गृह यानी राज्य जो है उससे बाहर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS का लाभ प्राप्त करने में सक्षम है, ये वाला बिल्कुल गलत है। राज्य से बाहर ना होकर जिला के बाहर यानी राज्य के भीतर कि जिला के बाहर यानी आप एक जिला से दूसरे जिला में आप ले सकते हैं, तो यानी दूसरा वाला भी इसका गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित उद्योगों में से किनके अपने कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्रों के समीप स्थापित होने की सर्वाधिक संभावना है। पहला दिया है लुगदी उद्योग, दूसरा दिया है ताम्र प्रगलन, तीसरा दिया है पिग आयरन उद्योग और चौथा दिया है कि संश्लेषित नाइट्रोजन विनिर्माण उद्योग। तो इनमें से आपको बताना कौन सा से सही है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है 1, 3 और 4, सी दिया है केवल 1, 2 और 3, डी दिया है केवल 2 और 4। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर इसका है। तो अब अपन देखें कि कच्चे माल के लिए लुगदी उद्योग बहुत जरूरी होता है और जो ताम्र प्रगलन भी है और पिग आयरन भी है, लेकिन जो
संश्लेषित नाइट्रोजन है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सिर्फ चाहिए पड़ती है अपन को कि इसके लिए सिर्फ जो थर्मल पावर मतलब कि जो विद्युत होता है वो आवश्यकता पड़ती है बस इसके लिए। तो यानी ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 मिश्रित कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि पशुपालन मिश्रित कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा दिया है इसमें उच्च पूंजी व्यय और रासायनिक प्रवर्तक का व्यापक उपयोग सम्मिलित है। तो इन्हें से आपको बताना कौन से ऐसे सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए मिश्रित कृषि का मतलब ये होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना है, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया है कि पशुपालन, जो मिश्रित कृषि में पशुपालन करते हैं वो एक उच्च पूंजी व्यय है, ये भी बिल्कुल सही है। और कृषि में रासायनिक उर्वरकों का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यानी कि इसके सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है मरु उद्यान मरुभूमि क्षेत्रों में विभिन्न आकार के अनुमान हैं। दूसरा दिया है मरु उद्यानों में जल का मुख्य स्रोत भूजल होता है। तीसरा दिया है कि मरु उद्यान मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थायी जीवन में सहायता करते हैं। तो इनमें से बताना कौन सा से सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है 1, 2 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है केवल 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें दिया है कि मरु उद्यान मरुभूमि क्षेत्रों में विभिन्न आकार के अनुमान। अब इसका मतलब क्या होता है। विभिन्न आकार के अनुमान का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, यानी कि जो नीचे भूमि होती है उनको अपन बोलते हैं विभिन्न आकार के अनुमान, यानी कि नीचे होना, तो वो गड्ढे कहलाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अनुमान विभिन्न आकार के। तो यानी कि पहला जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो होते हैं विभिन्न प्रकार के गड्ढे होते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं मरु उद्यान। और जो दूसरा दिया है कि मरु उद्यानों में जल का मुख्य स्रोत भूजल होता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गड्ढे होते हैं गड्ढे के नीचे तो भूजल होता है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा दिया है कि मरु उद्यान मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थायी जीवन में सहायता करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है जनजाति, दूसरी तरफ दिया है निवास स्थान। पहला दिया है कि बिंदिबू जो है वो जरीवा का है। दूसरा जो दिया है त्वरेग वो बुर्लीज का है। और जो तीसरा है वो गोबी मंगोल वो युर्त का है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा से सही सम्मिलित है या है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। अब अपन देखते हैं जो बिंदिबू है ये बुर्लीज की है, तो इसको अपन कैसे याद करेंगे। जो देखिए जो बिंदिबू है, बिंदिबू को अपन याद करेंगे किससे दोस्तों, बिंदिबू को अपन याद करेंगे बिंदी से, और बुर्लीज को अपन याद करेंगे लीक से। लीक और बुर मतलब कि बुरा। तो अब अपन देखिए जो बिंदी होती है वो थोड़ी सी भी यदि लीक हो जाएगी तो वो क्या लगेगी, बुरी लगने लगेगी बिंदी। तो यदि बिंदी थोड़ी सी भी लीक मतलब कि बिंदी में यदि थोड़ी सी भी छेद हो जाएगी तो क्या लगेगी, वो बहुत बुरी लगने लगती है, यानी लीक हो जाएगी तो बहुत बुरी लगने लगेगी। तो जो बिंदी होती है वो थोड़ी सी भी यदि लीक होगी तो क्या लगेगी, बुरी लगेगी, यानी बुर लीज हो जाएगी। और इसी प्रकार जो दूसरा वो कहा तुआरेग, जो कहा का जरीवा को, तो इसको अपन कैसे याद करेंगे। देखिए तुआरेग इसमें शब्द आया है तुआरेग, तो तुआरेग को अपन याद करेंगे किससे, सुआ से। तो यदि आपको सुआ चाहिए तो अपन किससे याद करेंगे, सुआ से याद करेंगे इसको। यदि आपको सुआ चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रीवा जाना पड़ेगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आपको यदि तुरंत यानी तुआरेग, यदि आपको तुरंत सुआ चाहिए, तुआरेग यानी आपको तुरंत सुआ चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तुरंत आपको रीवा जाना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि जो इसमें तीसरा जो दिया है गोबी मंगोल, तो देखिए इसमें आ रहा है कि गोबी क्या है, इसमें शब्द आ रहा है कि जो गोबी है वो कैसा गोल है। और यदि जो जो गोभी होती है वो गोल होगी तो क्या हो जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, यानी युर्त। तो अपन ने युर्त को कर लिया तुरंत से याद। तो जो गोल गोभी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी मिल जाती है। तो यानी कि इसके तीनों आंसर याद हो जाएंगे। यानी बिंदु का अपन ने याद कर लिया, लीक हो जाएगी यदि बिंदी तो वो क्या लगेगी, बहुत बुरी लगने लगेगी, यानी बुर लीज। और सुआ यदि अपन को चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, रीवा जाना पड़ेगा, यानी तुआरेग का हो जाएगा रीवा यानी जरीवा। और जो गोभी है यदि गोल गोभी है तो वो तुरंत मिल जाती है, तो यानी युर्त हो जाएगा। तो यानी आपको तीनों आंसर याद हो गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ऐसे ही संबंधित आपको और कोई ट्रिक भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं उस वीडियो या उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो अब चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
89 है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME की संशोधित परिभाषा के अनुसार नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों यानी मापदंडों में से कौन से सही है या है। पहला दिया है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है मध्यम आकार के उद्योगों के लिए वार्षिक टर्नओवर की अधिकतम सीमा 250 करोड़ रुपए तक सीमांकित किया गया है। तीसरा है मध्यम आकार के उद्योगों के लिए अधिकतम निवेश सीमा को 50 करोड़ रुपए तक सीमांकित किया गया है। इसमें बोला है ऊपर टर्नओवर और नीचे जो बोला है निवेश की जो सीमा है वो 50 करोड़ सीमांकित की गई। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही है या है। तो अब अपन इसमें पहला ए नंबर दिया है कि केवल 2 और 3, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें तीनों उद्योगों के बारे में बताया, लेकिन इसमें अभी मध्यम आया है, इसमें मध्यम आया, तो यानी कि जो मध्यम के लिए जो टर्नओवर है 250 करोड़ है, ये बिल्कुल सही है। और जबकि मध्यम के लिए जो निवेश है वो 50 करोड़ है, ये बिल्कुल सही है। और जो पहला इसमें ऑप्शन बोल रहा है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के मध्य के अंतर को समाप्त कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसके आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन इसमें ये अभी इसमें आया मध्यम आकार के जो है उद्योग में टर्नओवर और निवेश आया। अब अपन इसमें देखिए लघु और सूक्ष्म शब्द भी आया, तो अपन इसको कैसे, इसमें भी कई प्रकार के जो चेंज किए गए हैं वो भी किए गए। जैसे कि अपन देखें कि जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं उसमें क्या चेंजेस की गई, इसमें चेंजेस की गई कि 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी, यानी जो इसमें निवेश होगा वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा। और जो लघु होता है उसमें निवेश कितना, उसमें 10 करोड़ है, जबकि सूक्ष्म में कितना 1 करोड़ है। और यदि आप मध्यम में जाएंगे तो मध्यम में सीधे 50 करोड़ है निवेश उसका। और अब अपन इसकी बात करें टर्नओवर का, देखिए टर्नओवर है तो टर्नओवर जो है सूक्ष्म में यदि बात आएगी तो सूक्ष्म में टर्नओवर कितना है, इसमें 5 करोड़ रुपए। और यदि लघु आएगा तो लघु में आ जाएगा 50 करोड़ रुपए। और यदि जो मध्यम हो जाएगा तो इसका टर्नओवर हो जाएगा 250 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार आपको तीनों शब्द याद हो गए होंगे। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संक्रमण की गति और दिशा की पहचान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा जो दिया है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान शीर्ष 100 देशों में है। तो और इसमें से अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना कौन से सही है। तो अब अपन देखिए कि जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है इसके बारे में पहला जो दिया है यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संक्रमण की गति और दिशा की पहचान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता। ये जो प्रकाशित है वो किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि इस सूचकांक के भारत का स्थान शीर्ष 100 देशों में है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारत है उसका जो स्थान है पहले इसका 78 स्थान पे था, यानी इसका जो पहले स्थान था वो 76वें स्थान पे था। अब इसका 2 स्थान ऊपर आके यानी 74वां स्थान इसका आ गया है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी आंसर नंबर इसका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी केवल 2 सही है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। तो इनमें से बताना है पहला दिया है मध्यम स्तर का तापमान, दूसरा दिया है औसत वर्षा, तीसरा दिया है अच्छी जल निकासी वाले उच्च भूमि की ढलानें। इनमें से बताना है आपको कौन सा सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। अब अपन देखिए कि जो इसमें पहला दिया है कि मध्यम स्तर का तापमान, यानी जो तापमान है वो 18 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि मध्यम तापमान है, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया कि औसत वर्षा होनी चाहिए, ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें औसत वर्षा न होकर भारी वर्षा की जरूरत होती है। भारी वर्षा मतलब की है 60 इंच से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए, कम से कम 60 इंच की वर्षा जरूरी है इसके लिए। और जो तीसरा दिया है कि अच्छी जल निकासी वाले उच्च भूमि की ढलानें होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा केवल आंसर नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे दर्रा या दर्रे भारत और नेपाल को जोड़ता या जोड़ते हैं या हैं। पहला है लिपुलेख, दूसरा है नाथुला, तीसरा है जेलेला और चौथा है जोजिला। तो इनमें से बताना आपको सही उत्तर कौन सा है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1, 3 और 4, सी दिया है केवल 1, डी दिया है केवल 2, 3 और 4। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही। अब देखिए इसको अपन पूरी ट्रिक से याद करेंगे। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा दोस्तों
कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी लिपु लेक बिल्कुल सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब अपन और देखते हैं जो इसमें और भी दिए हैं कि नाथुला, लेपे और जलेपला और जोजिला जो है। अब अपन देखते हैं कि जो नाथू ला है तो ये कहाँ पे है, तो नाथू ला ऐसा लगता है कि ना थू यानी थू को नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ना थू को, क्यों, क्योंकि ये जो है नाथुला किसके किसके बीच है, ये है सिक्किम और तिब्बत के बीच है, सिक्किम और तिब्बत के बीच में। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यदि देखिए यदि नाथू ला यानी आप ना थूकोगे तो क्या हो जाएगी, किल्लत मिल जाएगी। तिब्बत को अपन याद कर सकते हैं किल्लत से, और सिक्के को अपन याद कर सकते हैं सिक्किम सिक्का से ही। तो यानी आप थूकोगे नहीं तो जो सिक्के है उसकी किल्लत नहीं आ पाएगी, यदि आप ना थूकोगे तो उसकी किल्लत नहीं आ पाएगी। तो यानी कि नाथू यानी ना थूकोगे तो क्या नहीं आएगी, किल्लत यानी कि तिब्बत। तो तिब्बत काहे की किल्लत नहीं आएगी, सिक्कों की किल्लत नहीं आएगी, यानी कि जो नाथुला है इसका अपन को याद हो जाएगा किल्लत, किल्लत हो जाएगा तिब्बत। तो इस प्रकार इसको अपन याद कर लेंगे, यानी कि आपको सिर्फ इसको कोरिलेट करना है दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं बता रहे ना कुछ, सिर्फ आपको एक कोरिलेट वाला जो तरीका है वो अपन सीखते हैं इसमें। तो इन्हीं जो वो कोरिलेट करना ही एक ट्रिक कहला जाती है, उसी का नाम आदमी ट्रिक बोलने लगते हैं। बस अपन सिर्फ अपना ये उद्देश्य कि आपको जो आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहा है। तो यानी नाथुला जैसे आपको आएगा तो वैसे आप बोलेंगे कि ना थू, क्यों ना थू, ताकि किल्लत ना आए, किल्लत काहे की ना आए, सिक्कों की ना, यानी सिक्के और तिब्बत, यानी किल्लत से हो जाएगा तिब्बत। तो अब अपन देखते हैं इसमें जो दूसरा है वो लेपला है, ये कहाँ का है, ये सिक्किम और भूटान का है। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, देखिए जेलेपला, तो ऐसा लग रहा है जैसे लेप है, देखिए इसमें शब्द आया है क्या, लेप शब्द आया है, और सिक्किम और क्या है इसका, भूटान है। तो देखिए अब अपन को लेप किसका करना है, अपन को लेप करना है सिक्कों का, किसको लेप करना है, लेकिन भूटान मतलब कि भूतों का लेप करना है। भूतों को काय का लेप कराना है, अपन को सिक्कों का लेप कराना है भूतों को। तो इसमें शब्द आया भूत, और भूतों का अपन को काय का लेप कराना है, सिक्कों का भूत कराना है, यानी कि सिक्किम। तो इससे आपको आ जाएगा कि जो लेप आएगा वो किसका लेप आ जाएगा, भूतों को लेप कराना है, लेकिन काय का लेप कराना है भूतों को, वो कराना है सिक्कों का लेप कराना है। तो यानी इससे आपको याद हो जाएगा। और जो इसका चौथा है वो है जोजिला। तो जोजिला कहाँ का दोस्तों, जोजिला जो है ये लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ता है, लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ता है। तो इस प्रकार आप देखिए इसमें आया जो जिला, यानी जो ही जिला है जो लद्दाख और कश्मीर को जोड़ा था। तो अपन बोलने लगते हैं ना कि जो ही जिला है भैया जो कश्मीर और लद्दाख के जोड़ा थे, तो जो ही जिला है बिल्कुल जो कश्मीर और लद्दाख के जोड़ा थे। तो इससे बिल्कुल आपको नॉर्मल से याद हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है एशिया, दूसरा दिया है अफ्रीका और तीसरा दिया है यूरोप। तो इनमें से आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। नंबर दिया है 2 1 3, बी दिया है 2 3 1, सी दिया है 1 2 3 और डी दिया है 3 2 1। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर सबसे अधिक बताना है। तो यानी कि अपन को बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो इसका यानी कि अपन देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि अब सबको पता है कि सबसे अधिक एशिया में, फिर उसके बाद अफ्रीका में, फिर उसके बाद यूरोप में। तो यानी कि अपन को सबसे कम, फिर उसके बाद फिर और अधिक, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 94 है, मीथेन हाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है ये 90 से 95% मीथेन युक्त अवरुद्ध बर्फ जैसी संरचना है। दूसरा दिया ये कनाडा और रूस में स्थायित्व सारभूमि के टुंड्रा बेसिनों में पाए जाते हैं। तीसरा दिया है कि अंडमान में समुद्री अधस्थल की ज्वालामुखी राख के अवसाद मीथेन हाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो अब इसमें पहला दिया है ए नंबर दिया है कि केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1 2 और 3 दिया है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर इसका है। तो अब अपन देखिए कि जो मीथेन के बारे में है कि जो मीथेन होती है वो 90 से 95% अवरुद्ध बर्फ जैसी संरचना होती है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया है कि ये कनाडा और रूस में स्थायित्व सारभूमि के टुंड्रा बेसिन में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है कि अंडमान में समुद्री अधस्थल की ज्वालामुखी राख के अवसाद मीथेन हाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा स्तनधारियों हेतु प्रथम ऑब्जर्वेटरी यानी कि पर्यवेक्षणशाला स्थापित कर रहा है। ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार,
और डी पश्चिम बंगाल। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो इसमें देखिए प्रथम ऑब्जर्वेटिव यानी परीक्षाशाला की बात की गई। तो परीक्षाशाला जो प्रथम है वो बनाया जा रहा है बिहार के भागलपुर जिले में बनाया जा रहा है। अब ये परीक्षाशाला क्या होती है, जो परीक्षाशाला ये एक ऐसी बनाया जा रही है जिससे कि एक चौकोर इसमें कांच का घर टाइप का रहेगा, यानी कि जो नदी होगी उसमें जो बीच में है एक चौकोर एक एक कांच का बना दिया जाएगा, जिसके अंदर क्या रहेंगी, इसके अंदर जो होंगी डॉल्फिन मछली पाई जाएंगी, बहुत सारी मछली रहेंगी इसके अंदर, ताकि लोग जो हैं बाहर से इनको देख सकें और जो मछली उनको किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये कहलाता है एक ऑब्जर्वेटरी जो होती है वो परीक्षाशाला यानी कि कहलाता है। तो यानी कि पहला बिल्कुल यदि प्रथम बोलेगा तो ये सही है, और जो दूसरा है वो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 से 6 डॉल्फिन मछली पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी इसके बारे में अपनी राय रख रहा है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी बिहार हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 हाल ही में सुर्खियों में रहा डायमंड भाषा बांध है। ए गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है। बी दिया है कि चटगांव प्रांत में चीन बांग्लादेश संयुक्त समझौते के तहत निर्मित किया गया एक सामरिक बांध है। सी है इंडिया जापान एशिया अफ्रीका आर्थिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत पूर्वी अफ्रीका में निर्मित किया गया एक बांध है। डी तसांगपो नदी के ऊपर विस्तृत भाग में चीन द्वारा निर्मित किया गया एक बांध है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो डायमर भाषा है, तो डायमर भाषा कहाँ की है दोस्तों, चीन की। तो चीन किसके साथ है, पाकिस्तान जो है चीन में के साथ बहुत मेल जोल बना के रखता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है दोस्तों, ये डायमर भाषा। तो अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है कि समाधान चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाधान जो चुनौती है उसके, तो पहला कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकारी अधिकारियों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आरंभ किया गया। दूसरा है सरकारी विभाग और निजी संगठन सार्वजनिक सेवा वितरण पर अभिनव विचार प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। और तीसरा जो है यह गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही नहीं है। ए दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 3, सी दिया है केवल 2 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन से इसके सही। तो इसमें देखिए दोस्तों समाधान चुनौती, तो समाधान चुनौती कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तो आया, लेकिन सरकारी अधिकारियों से नहीं बल्कि विद्यार्थियों से निपटने यानी उनकी क्षमता का परीक्षा करने के लिए आया, यानी ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि सरकारी विभागों निजी संगठन सेवा में वितरण अभिनव विचार प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकारी विभाग ना होकर विद्यार्थियों के बारे में ही आया है, उनके विचार समझने के लिए आया है। और जो तीसरा जो है इसका ये वाला भी बिल्कुल गलत है, गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ नहीं किया गया, ये आरंभ किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, यानी कि तीसरा भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसके सही हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है कि वाई गृहिणी है वह दैनिक आधार पर घर में खाना बनाती है और सफाई करती है। वाई बुजुर्गों की सेवा और उनकी देखरेख भी करती है। वाई अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में संलग्न है, ये आपको बताना है दोस्तों। दिया है प्राथमिक, बी दिया है तृतीयक और सी दिया है चतुर्थक और डी दिया है पंचक। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो है गृहिणी किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में अपनी जो सेवा है वो दे रही है। तो अब अपन देखिए कि इसमें देखिए गृहिणी में 3 शब्द हैं, बुजुर्ग में 3 शब्द है और सफाई में भी 3 शब्द है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो 3 शब्द यानी कि तृतीय, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा कि तृतीयक सेवा में ये अपने योगदान देते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह गंगा भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पर हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक जाता है, प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद तक जाता है। दूसरा जो है यह 6 राज्यों से होकर गुजरता है। तीसरा है यह भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। इन्हें से बताना कौन सा से सही है। ए दिया केवल 1, बी दिया केवल 1 और 2, सी दिया केवल 1 और 3, डी दिया केवल 3। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि जो हल्दिया के बारे यानी कि जो राष्ट्रीय जल मार्ग है 1 के बारे में कौन कौन से कथन सही है। जो पहला दिया है कि यह गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक जाता है, ये वाला बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है, ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 ना होकर ये 4 राज्यों से गुजरता है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से, वो है पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा झारखंड है और जो तीसरा है वो बिहार है और चौथा क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी है। तो इस प्रकार इसके 4 हैं ना कि 6, यानी कि दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। और जो तीसरा कि यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी हो जाएगा
केवल एक और तीनों जगह। क्वेश्चन नंबर 100 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कोविड-19 संक्रमण के संचरण की निगरानी करने हेतु हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल आरंभ किया गया? ए गृह मंत्रालय द्वारा, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा और डी है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो इनमें से आपको बताना कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो कोविड-19 से की निगरानी के लिए जो एक ऐप चालू किया गया वो किसने चालू किया है? वो किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि जो ऐप है वो तो विज्ञान और जो उसमें टेक्निक है वही तो इसमें अपने योगदान देंगे ना। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। तो जब तक अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए।